EWS सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन क्या होता है, ये EWS सर्टिफिकेट क्या फ़ायदे हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फिर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट और स्टेट गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट, इसमें क्या डिफरेंस है, कौन सा आपने बनवाना चाहिए, उसी तरह इसकी वैलिडिटी क्या होती है, प्रोसेस क्या है, सभी चीज़ों की मुकम्मल और सही मालूमात आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर तरह के अपडेट्स आपको सही टाइम पर मिल पाएँ। मैं हूं इरफान सैयद और आप देख रहे हैं मालूमात सेंटर बाय MMNF। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। EWS सर्टिफिकेट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का ये GR आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इसके तहत हम देख सकते हैं कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये पहली बात तो जान लें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ओपन कैटेगरी यानी जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं उन्हीं लोगों के लिए है। OBC में अगर आप आते हैं या SC ST किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए ये EWS सर्टिफिकेट नहीं बनता। ओपन कैटेगरी में भी किन के लिए बनता है तो उसकी कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है आप देखिए या स्क्रीन पर। सबसे ज़रूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो है आपका इनकम लिमिट। आपके फैमिली का कुल मिलाकर इनकम लिमिट 8 लाख से कम होना चाहिए, ये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है। सेकंड चीज़ है कि आपका जो घर है, अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपकी जो है फ्लैट है तो वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। उसी की तरह थर्ड वन है कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब खेती है, शेत ज़मीन जिसे हम कहते हैं, अगर है तो वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। ये सबसे 3 ज़रूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया आप फुलफ़िल करते हैं और इसमें अगर आप आते हैं तो आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का ये EWS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आप जब ये सर्टिफिकेट बनाते हैं और तो इसका फ़ायदा आपको क्या मिलता है, तो देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब EWS सर्टिफिकेट बनाया जाता है तो उस कैंडिडेट को 10% यानी 10% रिजर्वेशन मिलता है। किन चीज़ों में? सबसे पहले तो एजुकेशनल एडमिशन जो है, मतलब अगर आप एडमिशन प्रोसेसेस में अगर जा रहे हैं गवर्नमेंट के कैप राउंड से तो वहाँ पर 10% कोटा EWS सर्टिफिकेट वालों के लिए रखा होता है। और उसी तरह गवर्नमेंट के जितनी भी जॉब्स है, जो सरकारी नौकरियां हैं, उनमें भी आपको ये 10% रिजर्वेशन लागू है। तो मान लीजिए कि अगर आप 90% मार्क्स हैं आपके और आप ओपन कैटेगरी में आते हैं तो अगर किसी इंस्टीट्यूट में 60 सीट हैं तो उसमें से 10% मतलब 6 सीट्स EWS कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होते हैं। तो आपको वहाँ पर कम 90% में वो मिलने के चांसेस, अगर वहाँ मेरिट 92 है, 93 है तो वहाँ पर 90% में सबसे पहले तो आपको EWS में चांसेस हैं रिजर्वेशन के, मतलब कम मेरिट में आपको एडमिशन मिल जाता है। उसी तरह और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। गवर्नमेंट जॉब का तो मैंने कहा 10% रिजर्वेशन है, लेकिन इसमें एक चीज़ आती है कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट बनाएं या स्टेट गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। तो देखिए सिंपल चीज़ है, दोनों में कन्फ्यूजन जो हो रहा है वो बहुत गैर ज़रूरी कन्फ्यूजन है। सिंपल चीज़ जैसे मैंने पहले गिनवाए 3 कंडीशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको गिनवाए। एक तो सबसे पहले आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। उसी तरह आपके पास खेत अगर है, खेती है, खेत की ज़मीन है, वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए और आपका जो फ्लैट है, जो मकान है, वो 1000 स्क्वायर फीट से कम का होगा तो आपको EWS सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब अप्लाई किस तरह से करना है, कैसे बनाना है, वो तो हम बाद में आगे देखेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी जो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है, तो देखिए ये आप डेमो देख रहे हैं, ये डेमो आप देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डेमो बनाया हुआ है। जिस तरह से जो GR मैंने आपको पहले दिखाया तो GR की तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डेमो बनाया हुआ है। तो इस डेमो में आप देख सकते हैं कि तीनों कंडीशन और भी 2 कंडीशंस हैं, लेकिन मेजर ये 3 कंडीशंस को देखा जाता है। तो ये कंडीशंस आपके हैं, तो ये कंडीशन अगर आपके सर्टिफिकेट में मेंशन है तो वो सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाता है। और अभी देखिए मैं नमूने के लिए आपको बताता हूँ। अब देखिए ये सर्टिफिकेट, जिस तरह से आपने डेमो देखा तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट अभी आप देख रहे हैं। तो
जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आप अपने तहसीलदार कार्यालय में बनवाते हैं, तो उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी सर्टिफिकेट वहीं पर बनेगा और वही ऑफिसर साइन करके दे देगा आपको। तो डिफरेंस क्या है? तो जैसे देखिए ये इंडियन ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको डेमो बताया था, उस डेमो में जो कंडीशंस लिखे हुए थे वो तीनों कंडीशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। मीन्स ये सर्टिफिकेट सेंट्रल सर्टिफिकेट हो गया EWS का। अब ये सेकंड वाला देख लीजिए, ये सेकंड वाला जो है ये महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट EWS सर्टिफिकेट है। क्या डिफरेंस है दोनों में? आप देख सकते हैं वहाँ पर वो तीनों भी कंडीशंस लिखे हुए थे, यहाँ पर वो तीनों नहीं लिखे। यहाँ पर सिर्फ एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है, हालांकि लागू तो तीनों भी है, लेकिन लिखा हुआ एक ही क्राइटेरिया है। वो कौन सा? कि इनकम लिमिट 8 लाख का। तो देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इन्हीं चीज़ों का फ़र्क है। जैसे भी राजस्थान स्टेट है, राजस्थान स्टेट में लोगों के पास 5-5 एकड़ ज़मीन होती तो है, 5 एकड़ 50 एकड़ 100 एकड़, लेकिन वो पानी ना होने की वजह से उससे कुछ आमदनी नहीं होती, कुछ इनकम नहीं होता। तो वहाँ के गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि यहाँ 5 एकड़ से वो जो क्लॉज है उसको नहीं पकड़ा जाएगा, सिर्फ इनकम क्राइटेरिया 8 लाख से कम। अब हरियाणा में या कहीं दूसरे स्टेट में इनकम क्राइटेरिया वहाँ 6 लाख कर दिया गया है। जैसे कि अभी जस्ट अभी किसी स्टेट में राजस्थान या किसी और स्टेट का भी डिक्लेरेशन हुआ कि इसकी वैलिडिटी जैसे 1 साल होती है, तो उन्होंने वैलिडिटी 3 साल कर दी। तो ये स्टेट वाइज कुछ नियम अलग अलग होते हैं, इस वजह से स्टेट का EWS सर्टिफिकेट अलग होता है। लेकिन तीनों जो कंडीशंस अगर आपके सर्टिफिकेट पे है तो वो सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट माना जाएगा। आपको कौन सा बनवाना चाहिए, ये पहली बात कन्फ्यूजन। तो देखिए अगर जैसे मैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को अगर यहीं महाराष्ट्र में ही एडमिशन लेना है या महाराष्ट्र में जॉब करना है, तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट सफिशिएंट है, नो नीड टू मेक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और नीट में ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको एडमिशन के लिए जाना है, फिर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं के कॉलेज आपको लेने हैं, उसी तरह आप IIT में जाना चाहते हैं, ये मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कोटा से आपको एडमिशन लेना है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको महाराष्ट्र का EWS सर्टिफिकेट या स्टेट का EWS सर्टिफिकेट काफ़ी हो जाता है। अब देखिए जैसे महाराष्ट्र स्टेट का आप अपने देख सकते हैं कि EWS सर्टिफिकेट के फ़ायदे क्या हैं। तो मैंने तो एडमिशन का जैसे बताया आपको, तो आप सभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सभी तरफ जहाँ भी गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन होता है वहाँ पर 10% रिजर्वेशन तो होता है। लेकिन उसी तरह नौकरियों के बारे में जैसे देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरियां मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की है, उसी तरह आपकी महानगर पालिका, नगर पालिका या फिर जितनी भी संस्थाएं होती है जिनको गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट सिलेक्शन होता है, तो वहाँ पर 10% रिजर्वेशन आपको नौकरियों में मिलता है। अब जैसे महाराष्ट्र की EWS सर्टिफिकेट के बारे में मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि इसमें एक ज़रूरी है कि आप 1967 के पहले का कुछ न कुछ ऐसा एविडेंस होना चाहिए कि आप 1967 के पहले से महाराष्ट्र में रहते हैं। तो इसमें आप क्या जोड़ सकते हैं? तो आप अपने फादर, अगर आपके फादर का बर्थ डेट 1967 के पहले, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट जोड़ सकते हैं, या फिर ग्रैंडफादर का, अगर ये बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह भी सब 1967 के बाद के हैं, तो आप 1967 के पहले के कोई भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक डॉक्यूमेंट एज ए एविडेंस इसको जोड़ सकते हैं, जिससे साबित हो कि आप 1967 से के पहले से महाराष्ट्र में रहते हैं। सेकंड चीज़ जो सबसे ज़रूरी, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि ये EWS सर्टिफिकेट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो है ये सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए मिलता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे आपकी एक OBC की लिस्ट होती है, कास्ट वाइज लिस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। तो अभी मान लीजिए आप स्टेट गवर्नमेंट का EWS सर्टिफिकेट बना रहे हैं और अभी आपका एक सरनेम है मुलानी है, तो आप ऑलरेडी OBC में हैं, या मोमिन है तो आप OBC में हैं। और अगर आपके पास लेकिन OBC कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, किसी वजह से आपने नहीं बनवा पाया या नहीं बन रहा है, कोई टेक्निकल रीज़न है, तो अगर चाहते कि मैं तो OBC में नहीं हूँ, कि मेरे पास OBC कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, तो मैं EWS बनवा लेता हूँ, आप नहीं बनवा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कास्ट की लिस्ट है, जो ऑथराइज कास्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लिस्ट है, उसमें आपका सरनेम जो है
वो इसमें फाइनलाइज हो चुका है कि आप ओबीसी में आते हैं। तो इसलिए फिर से कहूँगा कि ये जो सर्टिफिकेट है सिर्फ जनरल कैटेगरी और ओपन कैटेगरी वाले ही बना पाएंगे, जो जिनको कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं मिला है। अब जो स्टूडेंट्स एज जिनकी 18 साल से कम है, तो ऑब्वियसली उनके लिए उनके फादर एप्लीकेशन भरेंगे, वो अप्लाई करेंगे अपने नाम से, और 18 साल से कम जितने भी बच्चे हैं उनके नाम से आप वो सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें जो ज़रूरी है, तो सबसे पहले इनकम क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा कि 8 लाख से कम का होना चाहिए, तो आपने इनकम सर्टिफिकेट इस एप्लीकेशन के साथ में जो जोड़ना है वो आपका 8 लाख से कम वाला होना चाहिए। तो ये इनकम पूरे फैमिली का मिलाकर होता है, जैसे आपके फादर मदर सभी का मिलाकर इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से कम वाला जोड़ना चाहिए। मैं इसमें यही कहूँगा कि इनकम सर्टिफिकेट 3 साल वाला बनवाइए। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कन्फ्यूजन होता है कि 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट मतलब ये साल और नेक्स्ट 2 ईयर्स, मतलब अगले 2 साल का। तो ऐसे नहीं है कि आपका इनकम प्रीवियस ईयर का होता है कि आपने पिछले साल कितना कमाया, मतलब कितना अर्निंग किया, आपकी कमाई कितनी थी। तो ऑब्वियसली अगले 2 साल का इनकम जो प्रोजेक्टेड इनकम होता है, तो वो इनकम सर्टिफिकेट तो कभी नहीं बनता। आप जब भी देखिए कि 3 साल का जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसमें करंट ईयर और प्रीवियस 2 ईयर्स लिखे होते हैं, तो वो ध्यान दीजिए कि लेकिन 3 साल का कि कहीं कहीं कहा जाता है कि 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट, तो आप इनकम सर्टिफिकेट 1 साल का बनवाएंगे, फिर आपको कहा जाएगा कि आपने 3 साल का बनवा कर लाना है, तो आपका टाइम और पैसा वेस्ट ना हो। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो वो 3 साल का बनवाइए। अब देखिए इसमें दूसरी चीज़ आती है कि इनका ये जो आपका EWS सर्टिफिकेट आपने अप्लाई कहाँ करना है, तो इसके लिए ऑफलाइन भी प्रोसीजर है और कुछ स्टेट में ऑनलाइन भी है। देखिए ऑफलाइन में तो आपके लिए इस EWS सर्टिफिकेट के पूरी तरह से ऑथराइजेशन तहसीलदार ऑफिसर को दी गई है कि आप तहसीलदार जो आपके एरिया के हैं वही आपको EWS सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, उन्हीं के साइन से ये सर्टिफिकेट इशू होगा। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिए कि जब आप पूरे डॉक्यूमेंट सही से जोड़ते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जितने भी लगते हैं, ये सही से जोड़ने के बाद में आप सबमिट एप्लीकेशन करते हैं तो आपको रिसीट मिलते हैं। वहाँ से लेके 30 डेज़ की डेडलाइन दी हुई है। अगर 30 डेज़ में अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं दे रहे और कोई रीज़न भी नहीं बता रहे, तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं वरिष्ठ अधिकारी को, उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि 30 दिन में सर्टिफिकेट इशू करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि ऑनलाइन, जैसे सेतु एक वेबसाइट है, लेकिन वो वेबसाइट पर ऑनलाइन सिर्फ जो सेतु कार्यालय होते हैं वो लोग ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ही बनवाइए, सेतु कार्यालय से बनवाइए, लेकिन ऑनलाइन प्रोसीजर से बनवाइए। उसका एक बेनिफिट होता है कि जब ऑनलाइन बनवाते हैं तो आपको तो हार्ड कॉपी मिल जाती है, तो रिक्वेस्ट करके उनसे सॉफ्ट कॉपी भी लीजिए, ताकि वो सर्टिफिकेट आपको जब भी चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वैलिडिटी, आप EWS सर्टिफिकेट आपने बनवाया, इसकी वैलिडिटी क्या है? तो मैक्सिमम इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। जैसे आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आप कभी भी बनवाइए, तो उस पर डेट जो लिखी होती है वैलिडिटी 31 मार्च होती है। उसी तरह EWS सर्टिफिकेट अगर आप जनवरी में भी बनाते हैं तो 31 मार्च उसकी एक्सपायरी डेट रहेगी, और अगर आप अप्रैल में बनाते हैं तो 31 मार्च ही होगी। तो हमेशा जब भी इनकम सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट आप बनवाएंगे तो मार्च के बाद बनवाइए, मतलब 1 अप्रैल से आगे बनवाइए, ताकि वो सर्टिफिकेट आपका पूरे 1 साल तक चलेगा। अब जैसे मैंने बीच में कहा कि कुछ 1-2 स्टेट में ये छूट दी गई कि एडमिशन के टाइम अचानक से EWS सर्टिफिकेट बनवाना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, फिर वो प्रोड्यूस करना। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी नीट का फॉर्म फिलअप हो रहा था, तो उसमें क्राइटेरिया था कि आपके पास EWS सर्टिफिकेट है क्या, अगर नहीं है तो फिर क्या अपलोड करना है। तो उन्होंने फिर एक परफॉर्मा, देखिए आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये परफॉर्मा है, इसको फिल करके एक डिक्लेरेशन होता है वो जोड़ना, ताकि मैं बाद में इनकम सर्टिफिकेट EWS सर्टिफिकेट मैं बाद में यहाँ पर जोड़ दूंगा या सबमिट कर दूंगा। तो उसे जैसे किसी स्टेट ने कहा कि ये 3 साल के लिए चलेगा, लेकिन तो ऐसी कोई बात नहीं, EWS सर्टिफिकेट वैलिड 1 साल की रहता है। उस स्टेट ने 3 साल के लिए अगर रिसेंट लिया है, राजस्थान सरकार या जो भी सरकार ने लिया है, तो उसमें उन्होंने क्लॉज भी डाला है कि हर साल आपको एफिडेविट भी देना है कि मेरा इनकम 8 लाख से अभी भी कम है। तो देखिए हर साल क्यों इसको रिन्यूअल करना होता है? तो सिंपल बात है कि अगर आपका इनकम आज मान लीजिए 7 लाख है और अगले साल अगर आपका इनकम 9 लाख हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप इसमें से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में से बाहर निकल गए, तो फिर आप उसको सर्टिफिकेट नहीं मिले, रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये क्लॉज रखा हुआ है कि आपका
इनकम बेस ये क्राइटेरिया है। अभी इनकम बेस क्राइटेरिया में जब आप इनकम सर्टिफिकेट किस तरह से बनवाते हैं तो उसमें एक शॉर्ट में बता दूंगा। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका 16 नंबर फॉर्म या फिर जो सैलरी स्लिप होती है उसके ज़रिए आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप खेती करते हैं तो उस हिसाब से बनवा सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने ITR रिटर्न्स या बाकी जो रहते हैं डॉक्यूमेंट्स वो प्रोड्यूस करके आप अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो जो भी आपका पेशा हो, जो भी जॉब हो, तो इनकम सर्टिफिकेट आप 8 लाख से कम वाला बनवाइए, लेकिन बनवाते वक्त 3 साल के अंदर का बनवाइए। अब बारी आती है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की कि क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ जिसको हम मराठी में ओळखीचा पुरावा कहते हैं। तो इसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड या फिर और भी कोई गवर्नमेंट का फ़ोटो वाला आइडेंटिटी प्रूफ आप जोड़। फिर उसके बाद में आता है एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में आप अपना रेशन कार्ड या फिर रेशन कार्ड के साथ में अपने जो गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या फिर आपकी ग्राम पंचायत होगी तो उसकी जो आप टैक्स पे करते हैं, टैक्स पावती जिसको हम घर पट्टी कहते हैं, घर भाड़ा करते हैं, वो जोड़ सकते हैं। लाइट बिल, फ़ोन बिल, उसी के साथ में वोटिंग लिस्ट जो होती है, वोटर ID लिस्ट जो होती है वहाँ के आपके वहाँ के लोकल एरिया की, बूथ की, तो उसका भी एक पेज आप जोड़ सकते हैं एड्रेस प्रूफ के तौर पर। अब एज प्रूफ जो इसमें आता है, तो एज प्रूफ में ऑब्वियसली आपका अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो जोड़िए, या फिर आपका बोनाफाइड जो होता है उस पर भी अगर बर्थ डेट लिखी है, कॉलेज ने लिख कर दी हुई है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप लिविंग सर्टिफिकेट 10th का हो, 12th का हो, जो भी आपका लिविंग सर्टिफिकेट होता है तो उस पर भी डेट ऑफ बर्थ होती है, तो आप इसको एज अ बर्थ प्रूफ के तौर पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी के साथ में जैसे मैंने पहले कहा 1967 के पहले से आप महाराष्ट्र के रहवासी हैं, मतलब आप, आपके ग्रैंडफादर, फादर, तो उसका एक एविडेंस आपको जोड़ना है। तो इसमें आप फादर का बर्थ सर्टिफिकेट या ग्रैंडफादर का बर्थ सर्टिफिकेट जो 1967 के पहले का हो, या अगर वो ना हो तो फिर अगर लिविंग सर्टिफिकेट उनका जोड़ सकते हैं। उसी के साथ में आप रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में, जैसे हम कोई एग्रीकल्चर टैक्स होता है वो जब पे करते हैं, रेवेन्यू का कोई टैक्स पे करते हैं, तो वो भी आप इसके साथ में जोड़ सकते हैं। और जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक डिक्लेरेशन होता है जो आपने डिक्लेरेशन देना होता है, एफिडेविट करना होता है। तो ये इतनी ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट प्रॉपर एप्लीकेशन के साथ में आप जब देते हैं तहसीलदार कार्यालय में, तो वहाँ से 30 डेज़ के, लेकिन बहुत जगह 7-8 दिन में मिल जाता है, कहीं 3-4 डेज़ में मिल जाता है। मैक्सिमम टाइम लिमिट 30 डेज़ है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी 10th और 12th के एग्ज़ाम बच्चों ने दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट EWS सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, आप बनवाइए ताकि इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं सभी जगह पर। जहाँ जहाँ भी EWS का रिजर्वेशन है, जहाँ भी इसका बेनिफिट है, आप उस बेनिफिट का, ये आपका हक है, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अभी आपके पास वक्त है तो आप बनवा सकते हैं। एंड एडमिशन के वक्त फिर भागम भाग होती है, फिर उस वक्त रश होती है, टाइम पर नहीं मिल पाता, फिर वो टाइम पर नहीं मिलने से आपका एडमिशन का प्रोसीजर जो है फिर ओपन कैटेगरी से हो जाता है। तो इतनी तकलीफ ना हो, तो इसलिए प्रिकॉशन लीजिए और अभी EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। मालूमात सेंटर के इस चैनल के ज़रिए हम आपको मुकम्मल और सही मालूमात पहुंचाते रहते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, ये महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम का हेल्पलाइन नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए। मतलब इस तरह के इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपने हर तरह के वीडियोस देखे हैं और आगे भी आते रहेंगे। जो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोज़ बरोज़ आते रहेंगे, जिससे सही मालूमात आपको वक्त पर पहुँचे। और लेकिन मालूमात देने से भी आगे एक कदम हम बढ़ते हैं। ये जो व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप अपनी कोई भी क्वेरी हो, एडमिशन से रिलेटेड हो, किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, EWS हो, नीट CET एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो, एजुकेशन लोन के से रिलेटेड हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके क्वेरी का 24 आवर्स के अंदर जवाब दिया जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और आइंदा इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।